गठबंधन सरकारों का इतिहास की हम बात करें कि भारत में किस प्रकार से गठबंधन सरकार का उदय हुआ, ठीक है, तो इनका इतिहास क्या रहा। तो इतिहास की हम बात करें तो देखो, हमने पढ़ा था कि गठबंधन सरकार का उदय 1967 के चुनाव से माना जाता है, जब केंद्र में पहली बार किसकी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, ठीक है। अब बात करते हैं 1977 का जो चुनाव हुआ था, तो 1977 के चुनाव में पहली बार 1970 के चुनाव में पहली बार केंद्र में ठीक है किसकी सरकार बनी, तो गैर कांग्रेस, तो गैर कांग्रेस की सरकार बनी कब, 1977 के चुनाव में। अब कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी, तो ये पार्टी की सरकार बनी जनता पार्टी। और जनता पार्टी एक पार्टी नहीं थी, इसमें कितनी पार्टियां थी, 5। तो उस समय 5 राजनीतिक पार्टियों ने आपस में मिलकर के एक पार्टी का निर्माण किया, जिसे क्या कहा गया, जनता पार्टी कहा गया। और इस जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस को हरा दिया और सत्ता पर अपना कब्जा स्थापित किया। और इस समय प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। अब 5 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के चुनाव में जीत हासिल कर ली, लेकिन इनमें आपस में एकता स्थापित नहीं रही और बाद में इन पार्टियों में से ठीक है बिखराव हो गया। और ये बिखराव का पतन का मुख्य कारण क्या रहा, दोहरी सदस्यता। तो दोहरी सदस्यता के मुद्दे के कारण ये जनता पार्टी थी वो वापस से बिखर गई, उसका क्या हुआ, पतन हुआ। जनता पार्टी के बाद में हम बात करते हैं तो 1980 में जनता पार्टी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन ले लिया। तो 1980 में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार हटी और जनता पार्टी की सरकार हटने के बाद में चौधरी चरण सिंह और उनकी सहयोगी कौन बन गई, कांग्रेस। और जिसके कारण क्या हुआ, 4 महीने तक चौधरी चरण सिंह ने ठीक है प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया, कार्य किया। अब चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था और 4 महीने के बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस से ले लिया। तो कांग्रेस के समर्थन लेने के बाद में चौधरी चरण सिंह की सरकार चली गई। और चौधरी चरण सिंह के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा या संसद, लोकसभा की बात करें या संसद की बात करें, तो संसद का सामना न करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, कि कभी संसद गए नहीं, लोकसभा का सामना ही नहीं किया। तो इस प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से 4 महीने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उसके बाद में इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो समर्थन था वो वापस से ले लिया। अब कांग्रेस के बाद में फिर हम बात करें तो 1980 से लेकर 1989 तक का जो समय रहा, 1980 से लेकर 1989 तक का जो समय रहा, तो इस समय 89 से पहले तक जो प्रभाव रहा वो किसका रहा, कांग्रेस का। तो यहाँ पर फिर सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की सरकार बनी।
ठीक है। अब तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। फिर हम बात कर लेते हैं 1989, और 1989 से भारत में बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो 1990 के दशक में भारत में बहुदलीय व्यवस्था की क्या हुई, शुरुआत हुई। 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की क्या बनी, सरकार। अब यहाँ पर जो सरकार तो बन गई, लेकिन दो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के सरकार का निर्माण किया था। एक की हम बात करें, एक बीजेपी पार्टी थी और दूसरी वामपंथी। दोनों एक दूसरे की विरोधी पार्टियां थी, लेकिन मिलकर के इन्होंने क्या कर लिया, सरकार का निर्माण कर लिया। तो 89 में सरकार बनी, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में ही बीजेपी पार्टी ने जो अपना समर्थन था वो समर्थन क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो यहाँ पर जो सरकार बनी वो कौन से मोर्चे की सरकार बनी थी, तो राष्ट्रीय मोर्चे की क्या बनी, सरकार बनी। तो पहले तो राष्ट्रीय मोर्चे को किसने अपना समर्थन दिया था, बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था। अब उसके बाद में क्या हुआ, 1990 में जब अपना समर्थन वापस लिया किसने, बीजेपी पार्टी ने, तो कांग्रेस उस समय तैयार थी। तो कांग्रेस पार्टी ने 1990 में, ठीक है, इस राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को अपना समर्थन दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाया गया किसको, चंद्रशेखर को। तो चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्रशेखर की क्या बनी, सरकार, और सरकार वही राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी। और इस बार समर्थन किसका मिला, तो समर्थन मिला कांग्रेस का, ठीक है। तो सरकार कुछ समय चली। अब उसके बाद में फिर बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस किससे ले लिया, ठीक है, वापस राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से या वीपी सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया, और चंद्रशेखर को क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस प्रकार से समर्थन वापस ले लिया 91 में सरकार चली गई। फिर हम बात करते हैं 1991 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, और प्रधानमंत्री बनाया गया किसको, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव क्या बने, प्रधानमंत्री बने। कब, 91 में, और 5 साल सरकार ने शासन किया। फिर बात करते हैं 1996 में क्या हुआ। तो 1996 में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस लोकसभा के चुनाव में त्रिशंकु संसद का क्या हुआ, निर्माण हुआ। त्रिशंकु संसद से अभिप्राय है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिशंकु संसद। लेकिन इस समय जो बड़ी पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी, वो बीजेपी पार्टी थी। तो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने के लिए आए, और ये 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने। तो सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसका माना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी का माना जाता है। ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्हें क्या देना पड़ा, 13 दिन बाद में त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद में अटल बिहारी के जाने के बाद में 1996 से लेकर 97 तक अगले प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा। तो HD देवगौड़ा क्या बने, प्रधानमंत्री बने, और यहाँ पर सरकार किसकी बनी, सरकार बनी संयुक्त मोर्चे की। तो संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, HD देवगौड़ा क्या बने, प्रधानमंत्री बने। फिर इनके हटने के बाद में, तो इन्हें हटा करके 1997-98 में जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किसे बनाया गया, IK गुजराल को, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। वही संयुक्त मोर्चे की क्या बनी, सरकार बनी।
उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 1998 में। और 1998 में 12वीं लोकसभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ। और 12वीं लोकसभा के चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, और बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन यहाँ पर इतिहास में इसको काला अध्याय कहा जाता है। इतिहास में 1998 का जो चुनाव था 12वीं लोकसभा का, उसे काला अध्याय कहा जाता है। अब काला अध्याय क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो किसी भी पार्टी के विरुद्ध, ठीक है, तो आप पहले ये बताओगे कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम सरकार का निर्माण कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को शासन से हटाने के लिए, ठीक है, प्रस्ताव तो लेकर के आ गई, और इस प्रस्ताव के कारण बीजेपी पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। एक मत से सरकार गिर गई। तो सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, एक मत से क्या हो गया, सरकार का क्या हो गया, पतन हो गया, सरकार गिर गई। और उसके बाद में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी सरकार बनाने में क्या रही, असफल रही। इसलिए इसको इतिहास में काला अध्याय कहा जाता है कि चुनाव हुआ, चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और उस पैसे की जो मार है वो किस पर आती है, जनता पर आती है। तो जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, आपके पास जब एक निश्चित एजेंडा ही नहीं था कि आप सरकार का निर्माण कर सकते हैं या नहीं, फिर भी आपने, ठीक है, दूसरी पार्टी को जो शासन में थी उसे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, इसलिए इस इतिहास में काला अध्याय कहा जाता है। फिर आगे हम बात कर लें तो 1998 के बाद में 1999 में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, बीजेपी थी। और बीजेपी पार्टी ने, ठीक है, पूरे 5 साल शासन किया, ठीक है। समय पूर्व इन्हें ये लगा कि हमें वापस से मेजॉरिटी मिल सकती है, इसलिए इन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया। फिर 2004 में, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ। कौन सी लोकसभा का, 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। और यहाँ पर आपको पता है यूपीए गठबंधन बना था और मनमोहन सिंह की सरकार बनी, ठीक है। 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, 2004 से 2005 को जोड़कर 2009 तक। फिर 2009 में जो चुनाव हुआ, इस 2009 के चुनाव में वापस से सरकार किसकी बन गई, मनमोहन सिंह की सरकार बनी। तो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, 2 कार्यकाल पूरा हुआ मनमोहन सिंह की सरकार का। फिर 2009 की मनमोहन सिंह की सरकार बनी, जो 9 और 5 14 2014 तक चली। और 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का। और 2014 में जो चुनाव हुआ वो कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था, 16वीं लोकसभा। ये आपके कोर्स में आपको अच्छे से याद रखना है। 2014 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ, 16वीं लोकसभा। और 16वीं लोकसभा के चुनाव की हम बात करें तो इसका नतीजा क्या निकला, तो देखो 16वीं लोकसभा के चुनाव में अगर हम बात करें सरकार किसकी बनी, तो सरकार बनी बीजेपी पार्टी की, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी ने 1998 में अपना गठबंधन बनाया था, एनडीए। तो एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली थी, एनडीए जो गठबंधन बना था उसे तो टोटल सीटें मिली 336। अब इसमें से बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 282। और फिर उसके बाद में अन्य जो पार्टियां थी उन्हें बची हुई सीटें मिली। तो इस प्रकार से एनडीए गठबंधन को 336 सीटें मिली। और 2014 का पहला चुनाव ऐसा रहा जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी को केंद्र स्तर पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो 89 से लेकर 2009 तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो बीजेपी पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। और कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस का जो गठबंधन था जिसको हम बोलते हैं यूपीए, उस गठबंधन को टोटल जो सीटें प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई थी, 59, ठीक है। अब इसमें से अगर हम बात करें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई 44 और बाकी अन्य पार्टियों को सीटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से
2014 का जो चुनाव था 16वीं लोकसभा का चुनाव था, जिसमें पहली बार, ठीक है, मेजोरिटी प्राप्त हुई, ठीक है। फिर 7वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2019 में, वो अपने कोर्स में नहीं है। तो इस प्रकार से गठबंधन सरकारों का इतिहास हमने पढ़ा है।